Hello, friends. My name is Mohit Gupta, and I welcome you to my YouTube channel, Camp Fundamentals. In today's video, we are going to start a new topic which is known as acid base equilibria. This topic is divided into several parts. This is the part 1, and rest of the part will be updated soon. So, without further delay, let's get started. So today we have to discuss 7 topics which are introduction, Arrhenius theory, strong acid and bases, their relative strength, ionic product of water, the pH scale and the relation between pH and pOH. Please note that we have several acid-base theories among which we have discussed Arrhenius theory only in this part. The part 2 and part 3 comprises rest of the theories. So first let's start with the introduction. In introduction we'll be discussing about what are acid and what are bases. So why acid and bases are important? Because ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब एकेडमिक्स में बहुत सारी लैब होती हैं, बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है जहाँ पे सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं और हमारे केमिस्ट्री ऑनर्स में या फिर केमिस्ट से रिलेटेड जितनी भी लैब्स हैं वहाँ तो एसिड बेस यूज़ होना ही होना है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एसिड एंड बेसिस यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स में बेकिंग सोडा विच इज़ अ बेस, वॉशिंग सोडा, ओवन क्लीनर, इनो जो हम लोग एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग लेते हैं, ये सब क्या होते हैं? या तो वो एसिड हैं या फिर वो बेस हैं। दस एसिड एंड बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं। हमें बचपन से ही पता है कि एसिड क्या होते हैं, दे टेस्ट सोर, मतलब बहुत खट्टा टेस्ट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर इन्हें एक्टिव मेटल्स के साथ डाला जाए तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलने लग जाती है। फॉर एग्जांपल जिंक एंड एल्यूमिनियम, इनके साथ अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर तुम्हें पता करना है कि कोई एसिड है या बेस है तो हम लोग लिटमस पेपर लेते हैं। लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर जिसकी हेल्प से हमें आराम से पता चल सकता है कि अगर वो कंपाउंड एसिड है या फिर वो कंपाउंड बेस है या फिर वो न्यूट्रल है। अब हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। सो बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बहुत कड़वा टेस्ट होता है, साथ में ये थोड़ा सोपी या स्लिपरी फील भी देता है। जैसे साबुन को टच करने पे स्लिपरी फील होता है, वैसे ही हमें बेसिस के साथ होता है क्योंकि साबुन खुद ही एक बेस है। नेक्स्ट इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो अगर हमारे पास लिटमस पेपर है बोथ रेड एंड ब्लू, तो हम लोग आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा एसिड एंड कौन सा बेस है। नाउ विल टॉक अबाउट अ फ्यू एग्जांपल्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिड, जैसे विटामिन सी, लेमन जूस, विनेगर, कैफीन, कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं या टी पीते हैं, दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर। बेकिंग सोडा, ओवन क्लीनर, बहुत सारे वॉशिंग पाउडर होते हैं, ये सारे के सारे सोप वगैरह, ये सारे के सारे बेसिस होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं। एसिड एंड बेस क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और जैसे ये दोनों मिल जाते हैं एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब हमें पढ़ना है अरहीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो अरहीनियस वाज अ साइंटिस्ट जिसने बताया था कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, एक्वा सिस्टम। So, according to Arrhenius, acid furnishes H3O plus ion on dissociation in water. एसिड क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं वाटर में और वो H प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आयन। बेयर H प्लस आयन स्टेबल नहीं होता तो वो वाटर के साथ अटैच होकर क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव विच इज द हाइड्रोनियम आयन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अरहीनियस ने बोली थी कि हाइड्रोजन ज़रूर होना चाहिए एसिड के अंदर। तो एसिड वही होंगे जिनके पास एक हाइड्रोजन है और उनके पास और वो क्या देना चाहिए, H3O पॉजिटिव देना चाहिए जब वो वाटर में डिजोल्व किया जाए। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, ये तुम सबको पता ही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है HCl का। HCl क्या करता है, HCl एक एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि इसके पास एक H प्लस है और जैसे ही ये वाटर में डिसोसिएट होगा HCl का बॉन्ड टूट जाएगा, H कहाँ अटैच हो जाएगा, वाटर के पास चला जाएगा और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन। देयरफॉर HCl इज एन एसिड। Now according to Arrhenius, bases have
OH इन देयर केमिकल फॉर्मूला। तो कोई भी ऐसा बेस जिसके पास OH फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला में नहीं है तो वो बेस नहीं है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी। अलॉन्ग विद दैट बेसिस क्या करते हैं, OH आयन फर्निश करते हैं किसमें, वाटर में डिसोसिएट होने पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। तो बेसिस के एग्जाम्पल हैं जैसे NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के पास तुम्हें दिख रहा है कि OH है। तो ये सारे के सारे बेसिस हैं और ये सारे के सारे OH आयन प्रोड्यूस करते हैं जब ये वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। NaOH का केमिकल रिएक्शन लिया है, AQ क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्वस है, मतलब ये पानी में डिसॉल्व है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होगा तो वो एसिड या बेस नहीं होगा। NaOH को हमने वाटर में डाला, एक्वस मतलब वाटर, तो वो Na प्लस और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। Na प्लस क्या है, Na प्लस एक आयन है और वो वाटर के साथ एसोसिएटेड है। OH नेगेटिव भी क्या है, वाटर के अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। तो ये NaOH के अंदर OH भी था और ये OH आयन रिलीज कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ बेस। नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या थी, ये एकदम परफेक्ट क्यों नहीं था। तो सबसे पहले अरहेनियस ने बोला था कि एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, और वो सॉल्वेंट कौन सा, वाटर। अगर एसिड वाटर में जाने पे H3O पॉजिटिव आयन या फिर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें एसिड बेस बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर HCl हमें पता है एसिड होता है, HCl अगर गैस है मतलब वो वेपर फॉर्म में है तो वो एसिड नहीं है। HCl को हम लोग एसिड तभी बोलेंगे जब HCl को पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एसिड और बेस कब होता है, जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा अरहेनियस का कहना है, ठीक है। हमें पता है वो गलत था। तो कोई भी एसिड बेस अकॉर्डिंग टू अरहेनियस तभी होगा जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, जब उसके आगे AQ एक्वस लिखा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सक्लूसिवली वाटर के लिए है। अगर HCl किसी और सोल्यूशन में H प्लस आयन दे रहा है तो भी उसे एसिड कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये इसकी क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है। नाउ अरहेनियस ने बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो अरहेनियस के अकॉर्डिंग जब H प्लस आयन और OH आयन दोनों कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वाटर, तब उसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। H प्लस का मतलब यहाँ पे एसिड है, जब एसिड और बेस कंबाइन कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए, तब उसे क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली जाएगी। लेकिन इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है, H प्लस और OH नेगेटिव कहाँ होंगे, सिर्फ वाटर में होंगे। अगर वो किसी और सॉल्वेंट में है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल H प्लस है और OH नेगेटिव है, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो इन्होंने बनाया क्या, वाटर। वाटर बनाने पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना रिलीज हुआ, 55.9 किलो जूल पर मोल। तो इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइज करने पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, सबसे पहली चीज न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और कितना हीट प्रोड्यूस होता है, -55.9 किलो जूल पर मोल। माइनस का मतलब यहाँ पे है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कितनी एनर्जी आ रही, 55.9 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल H प्लस आयन और एक मोल OH नेगेटिव आयन जब रिएक्ट करते हैं एक मोल वाटर देने के लिए, तब 55.9 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm रहता है, चाहे कहीं पर भी जाओ। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, जहाँ पे तुम रिएक्शन कर रहे हो वहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, तो उसे एनर्जी की बोलने की बजाय हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ये सब हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। अब अगर मैं HCl लेता हूँ और NaOH लेता हूँ और मिलाता हूँ वाटर बनाने के लिए, साथ में Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं, तो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही रिलीज होती है। तो अरहेनियस का कहना था कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ एसिड एंड बेस। चाहे तुम कोई सा भी एसिड या कोई सा भी बेस ले लो, दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी क्या, एंथैल्पी इतनी ही रिलीज होगी, एनर्जी इतनी ही रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट कैच है कि एसिड और बेस क्या होना चाहिए, दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करना चाहिए और वो क्या देगा, 55.9 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करेगा, अगर दोनों एसिड और बेस स्ट्रांग है।
अभी ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है। नाउ द लिमिटेशन ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि ये एक्वस मीडियम, मतलब पानी है तो ही न्यूट्रलाइजेशन होगा, अदरवाइज न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। ये इसकी लिमिटेशन है। ऐसा अरहीनियस ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अरहीनियस के अकॉर्डिंग कि एक्वस मीडियम है तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, जो कि एकदम गलत है। हमें आज की डेट में पता है कि न्यूट्रलाइजेशन गैसेस फेज में भी हो सकती है, एक्वस फेज में भी हो सकती है, और एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी हो सकती है। क्लियर? अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बता ही नहीं पा रहा था, ना ही ये गैसियस फेज में बता पा रहा था। अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कि अगर कोई रिएक्शन किसी नॉन एक्वस मतलब वाटर को छोड़ के कोई भी सॉल्वेंट, उसे नॉन एक्वस बोलेंगे। एक्वस मतलब वाटर, नॉन एक्वस मतलब विदाउट वाटर। तो बिना वाटर के कोई और अगर सॉल्वेंट लिया है, कोई और मीडियम है और वहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस मिल रहे हैं, तो उससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू अरहीनियस, बट उसे बोलते हैं। तो अरेनियस की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो गई। अलॉन्ग विद दैट, अगर रिएक्शन गैस फेज में हो रही है तो भी वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, विच इज अगेन अ वेरी बिग लिमिटेशन। तो एक एग्जांपल दिया है अमोनिया, जो कि एक बेस है, और अकॉर्डिंग टू अरेनियस ये तो बेस भी नहीं है। अलॉन्ग विद HCl, जो कि एक एसिड है, लेकिन ये गैस फेज में है तो ये भी एसिड नहीं है। अगर ये दोनों गैस फेज में मिल जाते हैं, एक बेस और एक एसिड दोनों गैस फेज में है, ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, और दोनों मिलके एक क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, और ये भी किस फॉर्म में बना है, गैसेस फॉर्म में बना है। तो ये भी अरहीनियस के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अरहीनियस की लिमिटेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी एसिड होते हैं और जितने भी बेसिस होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होने चाहिए, वाटर के अंदर होने चाहिए। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होनी चाहिए वो वाटर के अंदर होनी चाहिए। अगर वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में है, किसी और सॉल्वेंट में है वाटर को छोड़ के, या फिर अगर वो गैसेस फेज में है, तो उन्हें हम लोग एसिड या बेस नहीं कह सकते। दूसरा लिमिटेशन जो हम पुरानी स्लाइड में देख सकते हैं कि एसिड के पास हमेशा H प्लस होना चाहिए और बेस के पास हमेशा क्या होना चाहिए, OH नेगेटिव होना चाहिए, जो कि एकदम गलत है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एसिड हैं जिनके पास H प्लस नहीं होता या H नहीं होता उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, या बेस बहुत सारे हैं जिनके अंदर OH नहीं होता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। सो नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो पहले तो हमें वही पढ़ना पड़ेगा, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। क्या किससे बने होने चाहिए, एक कैटायन होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए, मतलब एक आयनिक कंपाउंड तो होना ही चाहिए। ऑन डिसोल्यूशन, मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पे ये क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अगर वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। सिंपल। तो जितने भी एसिड होते हैं और जितने भी बेसिस होते हैं, सबको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, क्योंकि वो वाटर में टूटने के बाद क्या देते हैं, आयंस देते हैं, और आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए इन सबको इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे एसिड और बेस होंगे या ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो पूरे के पूरे टूट जाते हैं वाटर के अंदर जाने पे। जैसे NaCl है, वाटर के अंदर डाला, सारा का सारा NaCl Na प्लस और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल HCl, HClO4, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। जितने भी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या प्रॉब्लम होता है, दे आर पार्शियली डिसोसिएटेड इन वाटर। पूरे नहीं टूटते हैं, आधे अधूरे टूट जाते हैं वाटर के अंदर, मतलब 50% टूट गए, 30% टूट गए, 10% टूट गए। तो इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। अलॉन्ग विद दैट, जितने भी एसिड्स होते हैं और जितने भी बेसिस होते हैं, उन सबको वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। वीक एसिड और वीक बेस के एग्जाम्पल्स क्या हैं वो तुम्हें याद होने चाहिए। एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, HCN, these are the example of weak acids. Ammonia, potassium carbonate, sodium carbonate, these are the example of weak electrolytes. So let's move further. अब हमें पढ़ना है
कि इनकी स्ट्रेंथ हम कैसे देखेंगे। अब मैं कैसे बताऊंगा कि कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या कोई एसिड स्ट्रांग है या कोई बेस स्ट्रांग है। तो उसको जज करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कितना अमाउंट में वो टूट रहा है, उससे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रांग है या फिर वो वीक है। तो सबसे पहले मैंने एक जेनेरिक एग्जांपल लिया है एच ए, इट इज़ एन एसिड। एसिड में क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अरहीनियस, तो मैंने वो एसिड लिया है। ये वाटर के साथ लगेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन देगा और साथ में ए नेगेटिव देगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहूँ, तो हमें पता है इक्विलिब्रियम हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कितनी मोलैरिटी है उनकी, या मोलैलिटी, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ उसकी कॉन्सेंट्रेशन, कितना ए प्रोड्यूस हुआ, दोनों प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों रिएक्टेंट और उनकी कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। नाउ वाटर तो क्या है, सॉल्वेंट है। तो वाटर इज अ प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उसको यूनिटी लिया जाता है, मतलब वन लिया जाता है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, ये जो वाटर है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जानी चाहिए, वन होने जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए, ये एक कन्वेंशन है। जितने भी प्योर सॉलिड होते हैं, प्योर लिक्विड होते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा वन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट है तो थोड़ा सा ही रिएक्ट करेगा, अराउंड 0.1%। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है, बहुत कम आता है, जिसकी वजह से इनकी कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी लिया जाता है। तो अगर मैं H2O को 1 ले लेता हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बस H2 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, Kc को मल्टीप्लाई कर देता हूँ H2O से। तो लेट्स डू इट। तो Kc को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, जो कि क्या बन गया, Ka, which is equals to H3O positive concentration term into A negative concentration term divided by acid Ha। तो Kc इंटू वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये क्या बन गया, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और Kc भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, और इस नए कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर। और सिंस इस रिएक्शन, ये रिएक्शन किसकी, एसिड की है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिखा है, ए स्टैंड्स फॉर एसिड है। तो Ka किस लिए लिखा है, क्योंकि ये एसिड की रिएक्शन है, और इसलिए मैं इसे बोलूंगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड, Ha। ठीक है, Ha के लिए ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं बेस के लिए यूज करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, Kb। सिंपल है। तो अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या होता है, पूरा का पूरा टूट जाता है। जितना ए इनिशियली था, फॉर एग्जांपल मैं 100 मॉलिक्यूल एच ए के थे, वो टूट के क्या किस में कन्वर्ट हो गए, 100 के 100 इसके अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, जीरो बचा। तो अगर मैं एच ए की कॉन्सेंट्रेशन जीरो ले लूंगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एच ए की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, अगर वो पूरा का पूरा टूट जाए, तो के क्या होगा, वन की वैल्यू से बहुत बड़ा होगा, मतलब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। एच ए की वैल्यू जीरो तक जा रही तो के की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब अगर के ए बहुत ज़्यादा आता है तो मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया एक एच ए कोई एसिड है और ये H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है और ए नेगेटिव। तो अरहीनियस के अकॉर्डिंग तो ये तो एसिड है, पहली चीज़। अभी मैंने दूसरा कंसिडर किया कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा। तो एक चीज़ है, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए हम लोग सिंगल एरो यूज़ करते हैं, मतलब रिएक्टेंट सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। और जो वीक होते हैं उनमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, और कई बार प्रोडक्ट भी क्या होता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, एक इक्विलिब्रियम साइन। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है तो उसके लिए हम लोग एक वन साइडेड एरो यूज़ करेंगे, और अगर इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं, मतलब वीक एसिड बेस की बात करें, तो हमें इक्विलिब्रियम का साइन यूज़ करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट मैंने कंसिडर किया कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन एच के लिए, मतलब 10 मोल या कितना भी सी कॉन्सेंट्रेशन मैंने एसिड ले लिया, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन और ए नेगेटिव। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने आरबी के अंदर एसिड डाला है, वाटर के अंदर एसिड डाला है, तो रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तब जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो जीरो होगी। तो इनिशियल टाइम ले लिया, फिर मैंने 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया, तो ये रिएक्शन क्या होगी, कुछ हद तक गई होगी, तो कुछ हद तक
ये बनेगा और कुछ हद तक ये बनेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना कॉन्सेंट्रेशन H3O पॉजिटिव का होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि HA एक ही है। मतलब HA टूटेगा तो जितना H प्लस आयन या H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा उतना ही A नेगेटिव। मतलब एक मॉलिक्यूल इसका टूटेगा तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल इसका बनेगा और एक मॉलिक्यूल इसका बनेगा। तो अगर मैं मान लूँ कि X मॉलिक्यूल इसके बन रहे हैं और X मॉलिक्यूल इसके बन रहे हैं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हो जाएगी, C माइनस एक्स। मतलब टोटल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C थी, तो उसमें से ये टूट गया, इतना X टूट चुका है, तो X हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। अब मैं एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट रखता हूँ, तो H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA एसिड रखेंगे। अब मुझे पता है कि HA की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है देन A नेगेटिव। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ये फॉर एग्जांपल 10 या 20% डिसोसिएट हो रहा है। तो 10-20% होगा तो 20-20 ये होंगे और 80 क्या होगा, ये होगा। तो हमें पता है 20 कम होता है 80 से, तो HA की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा देन A नेगेटिव। तो ये ज़्यादा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और जो भी ऊपर आएगा वो क्या होगा, 1 से कम ही होगा। इनका जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। तो ऐसे केसेस में जो वीक एसिड बेसिस होते हैं उनका डिसोसिएशन और कांस्टेंट क्या होता है, 1 से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वो पूरे डिसोसिएट हो ही नहीं पाते हैं, पूरे क्या, वो आधे भी डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम है या 1 से कम है तो वो वीक एसिड बेस हुआ, और 1 से बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी के आसपास है, तब उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। तो समझ में आ गया कैसे पता चलेगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हम क्या देखेंगे, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो Ka क्या होगा, काफ़ी हद तक 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 10⁻², 10⁻3, 10⁻9 या इन्फिनिटी बोल सकते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका क्या होगा, 10⁻−1, 10⁻²। Ka की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी 1 से। समझ में आया, क्लियर। तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना H प्लस आयन वो दे पा रहा है, और कितना H प्लस आयन देगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज़्यादा वो H3O पॉजिटिव देगा और उतना ही ज़्यादा उसकी Ka की वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर वीक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, और उसकी Ka की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब कम डिसोसिएट होगा, 10%, 20%, 30% या 0.1, 0.2 या 4-5%, और उसकी वैल्यू Ka की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही ज़्यादा कम आएगी। सेम केस किसके लिए एप्लीकेबल होगा, बेस के लिए, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, कितना वो OH आयन दे पाता है। तो OH आयन कितना दे पा रहा है वो डिपेंड करेगा उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस के पास एक हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है OH नेगेटिव की और एक बहुत हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। वीक बेस के पास परसेंट डिसोसिएशन, बहुत कम परसेंट डिसोसिएट होता है, और जिसकी वजह से उसका Kb क्या आता है, कम आता है। बहुत सिंपल और बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है जो कि तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देयर आर 5 एसिड्स। ठीक है, अब इन 5 एसिड में से तुम्हें बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। चलो मैं एक दो मैं बता देता हूँ। देखो HF क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। इसका के डिसोसिएशन क्या है, 6.8 इंटू 10⁻⁴। ऑब्वियसली तुम्हें पता चल रहा है 1 से क्या है, ये कम है। तो ये वीक है। ठीक है, इसका देखो 10⁻², ये भी वीक है। इसका 10⁻⁴, ये भी वीक है। 10⁻⁷, बहुत कम, वीक है। 10⁻⁵, एसिडिक एसिड तुम्हें पता है, विनेगर एसिडिक होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, वीक एसिड होता है, क्योंकि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, 1 से काफ़ी ज़्यादा कम है। और हाइड्रोनियम आयन, इसका Ka क्या है, 1 है। तो मतलब ये कंपैरेटिवली इन सब में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, ये हाइड्रोनियम आयन। H प्लस आयन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। H प्लस को H3O पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। H3O पॉजिटिव बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू H प्लस बोलना। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये हो गया और सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहाँ होता है, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो वो कार्बोनिक एसिड हो गया। कौन सा, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में हम लोग पीते हैं, ठीक है, तो वो कार्बोनिक एसिड होता है। तो तुम उसे पी सकते हो, तो तुम्हें पता है कि बहुत ही कम एसिड होता है वो। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड H3O पॉजिटिव, सबसे वीक एसिड क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। अब बाकी सब तुम क्या करोगे, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना।
सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है वाटर का, हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर क्या होता है, खुद ही टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है। तो वाटर अगर टूटेगा तो वो क्या देगा, H प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव आयन। अब हमें पता है H प्लस स्टेबल नहीं होता, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव आयन। और H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है देन H प्लस, तो हाइड्रोनियम आयन ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हैं वाटर के, ये वाटर लिया, ये टूटेगा H प्लस और OH, OH तो यहाँ लिख दिया, और ये H प्लस क्या होगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब वाटर क्या है, प्योर लिक्विड है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी, यूनिटी ले ली थी हम लोगों ने, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, KCH2O, और H2O से मल्टीप्लाई, H2O का स्क्वायर ले लेते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, एज वाटर इज प्योर लिक्विड देयरफॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन वुड बी यूनिटी, हम लोग बात कर चुके हैं। तो KC1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये जो नया कांस्टेंट हो गया इसका नाम क्या है, KW। KW इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्या है, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है, मतलब आयंस है वाटर के और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तो इसे क्या बोला गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। W स्टैंड्स फॉर वाटर है, सिंपल। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन जो कि रिलीज हुई है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर, इंडिया में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री नहीं होता, सर्दियों में 20-22 के आसपास होगा, और गर्मियों में तो 40 के आसपास पहुंच जाता है। एनीवेज, तो KW 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो फॉरेन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे जो KW की वैल्यू होती है वो 1 × 10⁻⁻14 होती है। ये कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है। क्लियर। दूसरी चीज़ है कि अगर एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन बनेगा, एक मॉलिक्यूल OH नेगेटिव आयन बनेगा, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एक मॉलिक्यूल बना है, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इक्वल कर देता हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव अगर दोनों इक्वल होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो इसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। ठीक है, अंडर रूट जैसे ही तुम लोगे इसका अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁷ वैल्यू हो जाएगी। तो वाटर रूम टेम्परेचर पे कितना H प्लस कितना OH नेगेटिव आयन देता है, 1 × 10⁻⁷। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना H प्लस आयन रिलीज हुआ है उतना ही OH नेगेटिव आयन रिलीज हुआ है। ठीक है, तो जितना एसिड है उतना ही बेस है, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या है, मतलब पूरा सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। समझ में आया। ठीक है, H3O पॉजिटिव की काफ़ी कम वैल्यू है, बहुत कम डिसोसिएट हुआ है, OH नेगेटिव भी बहुत कम डिसोसिएट हुआ है, और दोनों इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, इक्वल अमाउंट में है तो वो क्या है, न्यूट्रल है सोल्यूशन। ठीक है, तो जब भी वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल ही होता है, इम्प्योरिटीज़ की वजह से वो एसिडिक या बेसिक हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग घर में पानी पीते हैं वी आर नॉट श्योर कि वो एकदम न्यूट्रल है या नहीं है, उसमें कुछ एसिड बेस हो सकता है। ठीक है, तो एसिड बेस की अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो 1 × 10⁻⁷ होता है, और KW क्या होता है, 1 × 10⁻⁴। यही तुम्हें याद रखना है, और रूम टेम्परेचर की बात करनी है। ठीक है, अगर टेम्परेचर तुम 25 से 35 या 40 या कर दो तो भी ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग जनरली कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग 1 × 10⁻⁴ ही लेंगे। क्लियर। अब दूसरी चीज़ है कि जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, जितना एसिड है जितना बेस है वो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बेस से तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम है बेस से तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें क्या है कि KW यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ठीक है, जब H3O पॉजिटिव यहाँ पे बीच में क्या है, न्यूट्रल है, जब H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। लेकिन जैसी H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी OH नेगेटिव से, वो कहाँ पहुँच जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन में। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन
OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है। दूसरा केस है OH नेगेटिव जब ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो OH नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है, मतलब सोल्यूशन क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है, तो वहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन H3O पॉजिटिव से ज़्यादा होगी। बहुत सिंपल और बहुत कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है। अब अगर मुझे एक की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और दूसरे की निकालनी है तो निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, H3O पॉजिटिव निकालना है तो KW/OH नेगेटिव करना है। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन H3O पॉजिटिव की दे रखी है और OH नेगेटिव की दे रखी है तो मैं क्या करूँगा, KW को H3O पॉजिटिव के साथ डिवाइड कर दूंगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं दिख रहा है H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो OH की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, अगर OH की कम है तो H3O पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। अगर H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन दोनों की इक्वल है तो मतलब क्या है, वो न्यूट्रल सोल्यूशन। सिंपल। अब अगर H3O पॉजिटिव ज़्यादा है तो लोअर होगा और वाइस वर्सा, मतलब इसका एकदम अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.02 मोलर NaOH सॉल्यूशन। NaOH की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, NaOH क्या है, बेस है, बेस है तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.02 मोलर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखने से पहले है कि NaOH है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस अगर वो डिसोसिएट होगा तो पूरा का पूरा OH नेगेटिव आयंस दे देगा। OH नेगेटिव आयंस देगा तो इसका OH नेगेटिव का आयन क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.02 मोलर, ठीक है। तो बेस है तो ऑब्वियसली मैं पहले ही देख के बता सकता हूँ तुम्हें कि ये सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बेसिक ही होना चाहिए। अब बेसिक है तो मुझे क्या निकालना है कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ये वाला बेस निकालना है, KW क्या है, 1 इंटू 10⁻⁻14 विच इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 0.02। डिवाइड कर देना, तुम्हें पता चल जाएगा कि बेस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है, तो सबसे पहले हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंट नंबर्स देखने पड़े हैं। 1 इंटू 10⁻14, 1 इंटू 10⁻7, 10⁻5, 10⁻8, 10⁻9। अब इनको डील करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या बनाया, एक पीएच स्केल बनाया जिसमें 1 to 14 होता है, या -1 to 15 कर लीजिए, आगे पीछे ही घूमता है। पीएच स्केल हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है, इन छोटे मोटे नंबर्स में है तो ये इनके साथ डील करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू डीलिंग विद द एक्सपोनेंट टर्म्स 10⁻⁻10, ठीक है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या बनाया गया, पीएच स्केल बनाया गया। नाउ हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पीएच क्या होता है, तो वही चीज़ है, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं या फिर H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम ही रहती है। P यहाँ पे जो है P स्केल है, पीएच स्केल, तो पीएच स्केल का P का वैल्यू क्या होता है, माइनस लॉग। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें सोचा करा देता हूँ। तो डिटरमाइन द पीएच ऑफ 5.4 इंटू 10⁻⁻4 मोलर HCl। HCl एसिड है तो पीएच क्या होना चाहिए, एसिड के रेंज में आना चाहिए। देखते हैं तो पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। तो पीएच H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये रही, इसको यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्या, कौन सा रूल लगाना है, लॉग ए इंटू बी। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो माइनस लॉग ऑफ 5.4 अलग हो जाएगा, प्लस माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब माइनस लॉग ऑफ 5.4 का कैलकुलेटर यूज करके तुम निकाल लोगे, इतनी वैल्यू आती है। दूसरा केस यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या है, लॉग ए रेस्ट पर बी, ए के ऊपर कुछ पावर है बी की, तो बी क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, बी इंटू लॉग ए। तो ये -4 आगे आ जाएगा, -4 इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस, क्या बचा, लॉग 10। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब log है और 10 क्या है, एंटी लॉग। 10 को एंटी लॉग बोलते हैं, log का उल्टा। तो log और एंटी लॉग एक दूसरे से कट के क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। अब 4 में से 0.732 माइनस कर दो, इतनी कैलकुलेशन तो आई होप मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ कर ही सकते हो। तो पीएच कितना आ गया, 3.2 सैंपल। इट्स अ सुपर सिंपल एग्जाम्पल, पेपर में भी शायद एक आधा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। अब जैसे हम लोग पीएच निकालते हैं वैसे ही एक दूसरा स्केल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीओएच।
और P का मतलब क्या है, माइनस लॉग, तो POH का मतलब क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने दिया है कि NaOH है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 4.4 इंटू 10⁻³ मोलर, मोलैरिटी दे रखी है। तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, सेम ही होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। एक चीज याद रखना, देख लेना एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग दिया है या वीक दिया है। स्ट्रॉन्ग के लिए तो ये सिंपल वाला यूज कर लोगे, लेकिन वीक दिया है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है। क्लियर? तो POH है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है, माइनस लॉग ऑफ OH ये रहा। इनको अलग अलग करोगे और फिर इसको कर दोगे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया 2.36। इसको खुद करके एक बार सॉल्व करके देख लेना। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया है, अगर न्यूट्रल है तो मुझे पता है H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 1 इंटू 10⁻⁷, 1 इंटू 10⁻⁷। तो pH कितना होगा, 7 होगा और POH भी 7 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन में क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, -7, -8, -9, कम। अगर H प्लस के आयन कॉन्सेंट्रेशन या H3O पॉजिटिव के आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो सोल्यूशन क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। और अगर ज़्यादा होती जाएगी तो वो एसिडिक होता जाएगा। पीएच क्या होता है, इसका उल्टा ही होता है। अगर मैं नेगेटिव साइड पे जाऊँ, मतलब इस साइड पे जा रहा हूँ, कम हो रहा है, मतलब वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू पीएच की वैल्यू कम हो रही है। तो मतलब जितनी कम पीएच की वैल्यू होती है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है, और जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू होती है उतना ज़्यादा बेसिक होता है। क्लियर? के ए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पीएच के। ठीक है, तो पीएच जितना कम उतना ज़्यादा एसिडिक, लेकिन हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। तो जिस भी एसिड का पीएच सबसे कम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। पीओएच के साथ भी सेम है, जितनी कम पीओएच की वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितनी कम पीओएच की वैल्यू, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग बेस और उतना वीक एसिड। आई होप यू इट इज गेटिंग क्लियर। तो पीओएच भी जैसे पीएच चलता है, जितनी कम पीएच की वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसे ही पीओएच भी है, जितना कम पीओएच की वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और जितनी ज्यादा पीएच की वैल्यू उतना बेकार बेस। ठीक है, और उतना अच्छा वो होगा एसिड। क्लियर? तो मतलब क्या है, अगर मुझे किसी भी एग्जाम्पल में पीएच पता है तो मैं ऑटोमेटिकली उसका पीएच पीओएच क्या कर सकता हूँ, बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच निकालना है। ठीक है, पीएच और पीओएच में क्या रिलेशनशिप है, तो ये बहुत ही सिंपल है। हमें पता है KW क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ OH नेगेटिव आयंस। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो, सिंपल सी बात है, 1 इंटू 10⁻⁻14 आ जाएगा। तो ये तो तुम्हें पता ही है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे लॉग लेना है दोनों साइड पे। तो यहाँ भी लॉग लेंगे, यहाँ भी लेंगे और यहाँ भी लेंगे। चलिए लेते हैं। तो ये क्या हो गया, लॉग KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ H3 पॉजिटिव आयन प्लस लॉग ऑफ दिस। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो पिछले ही मैं बार में मैंने तुम्हें दिखाया था, लॉग AB क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B, वही करना है। और ये आ गया लॉग ये भी दो टर्म है, इनको भी अलग अलग करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। तो लॉग KW इज इक्वल्स टू, ये तो सब सेम आ गया, यहाँ पे क्या गया, लॉग 1 को मैंने अलग कर लिया और मल्टीप्लीकेशन की साइन की जगह पे क्या हो गया, प्लस लॉग ये। ठीक है, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, याद रखना। तो ये यहाँ से यहाँ तक सेम। अब log a बाई ए रेज टू पावर b है, तो क्या हो जाएगा, b log a। तो यहाँ पे -14 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और log और 10 एक दूसरे से कट जाएंगे, -14। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मैं माइनस इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस लॉग KW माइनस लॉग H3 पॉजिटिव माइनस लॉग OH नेगेटिव हो जाएगा, या फिर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन में। तो मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, माइनस लॉग KW इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3 पॉजिटिव आयन माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन विच इज इक्वल्स टू 14। तो अब मुझे पता है कि माइनस लॉग क्या होता है, P। तो ये क्या हो गया, पी के, ये माइनस लॉग ऑफ H3 पॉजिटिव आयन क्या होता है, पीएच होता है हमारा, तो इसको क्या लिख देंगे, पीएच। माइनस लॉग क्या होता है, पी, तो पी, और ये आगे क्या है, OH, तो POH। ठीक है, तो हमें पता है पी क्या होता है, माइनस लॉग होता है, तो माइनस लॉग KW क्या हो गया, पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग H3 पॉजिटिव आयन एस PH एंड माइनस लॉग ऑफ POH नेगेटिव एस POH। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, पी के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, PH प्लस POH के इक्वल होता है, और दोनों को मिलाने के बाद वैल्यू क्या होती है, 14 आती है। पीछे ही देखा था ना हम लोगों ने, पीएच की वैल्यू क्या है, अगर 7 है
तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। न्यूट्रल के केस में वाटर न्यूट्रल होता है तो 7 + 7 इज इक्वल्स टू 14। सिंपल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन द पीओएच ऑफ 4.4 इंटू 10⁻³ मोलर NaOH, ठीक है। यहाँ पे पीओएच नहीं निकालना है, यहाँ पे पीएच निकालना है, गलत लिखा हुआ है। तो पीओएच हम लोग पिछली क्लास में निकाल चुके हैं 2.36 होता है, ठीक है। पीएच और पीओएच 14 होता है, तो अब मैं क्या करूंगा, पीओएच को 14 में से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 11.64। पीएच अगर इतना ज़्यादा है मतलब क्या है, सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है। हमें तो पहले ही पता था कि NaOH क्या है, बेसिक है, बेस है, तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बेसिक है, बेस ही होना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उस केस में, लेकिन हमें प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि सोल्यूशन क्या है, बेसिक है। सो इन समरी, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अर्हेनियस एसिड एंड बेसिस, क्या उनकी लिमिटेशन होती है, एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन वीक एसिड होता है, और कैसे हम उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन वीक एसिड है। साथ में हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे हम लोग अगर एक एसिड का पीएच दे रखा है तो उसका पीओएच निकाल सकते हैं, या उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है तो हम लोग कैसे उसका पीएच, पीओएच और उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज हम लोग निकाल सकते हैं। So if you learned something new today, then please like and subscribe. That's all for today's video. This is Mohit Gupta signing off. Have a great day. Peace out.